जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा ओके। अच्छा ओके, हम लोग ये बात कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल कि क्वेश्चन में क्वेश्चन कितने होने चाहिए, हाउ मेनी क्वेश्चन यू मस्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन है। ठीक है, अब अगर 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और हर एक वेरिएबल को मेजर करने के लिए आपने 4 क्वेश्चन यूज करने हैं, तो इसका क्या मतलब होगा कि 16 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कितने क्वेश्चन होंगे? 16। अच्छा ओके, अब उसके बाद देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल का तो डाटा आ गया। अब आप लोगों को बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये चीज तो पता ही होगी ना कि जब आप मॉडल को एस्टिमेट करते हैं तो मॉडल को एस्टिमेट करने के लिए आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का डाटा भी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डाटा भी होना चाहिए, मींस एक्स। ठीक है, x1 x2 x3 x4 का, तो आपके पास तो y का डाटा भी तो होना चाहिए ना, डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो y को मेजर करने के लिए, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए 4 वेरिएबल्स यूज किए मैंने, सैलरी, वर्किंग आवर्स, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड फोर्थ वेरिएबल। ठीक है, इन चारों के तो क्वेश्चंस कर ली। अब मैं क्या करूंगी, मैं परफॉर्मेंस के लिए भी 4 क्वेश्चंस करूंगी। वो हम किस तरह से करते हैं वो मैं भी आपको बताती हूँ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस हो गए आपके डिपेंडेंट वेरिएबल के, ये कितने हो गए? 20 क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चंस आपने डालने होंगे एट द एंड, ओपन एंडेड क्वेश्चन डालने होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आपने फेस स्केल का क्वेश्चन डालना होगा। 23 to 24 क्वेश्चंस आपके होंगे टोटल क्वेश्चन। क्लियर? इस तरह से आपके क्वेश्चंस बनेंगे, 24 या 23 क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर हो गया? सबको समझ आ गई? अच्छा ओके, अब यहाँ पे आपके पास जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस जो होते हैं नॉर्मली वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हम यूज करते हैं, जिसमें हम रिस्पोंडेंट को स्केल दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने करना क्या है कि एटलीस्ट यू हैव टू इंक्लूड 2 ओपन एंडेड क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन है, 2 ओपन एंडेड। ठीक है, 2 ओपन एंडेड क्वेश्चन आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में डालने हैं। वो किस तरह से डालेंगे आप लोग? जैसे फॉर एग्जांपल आप रिस्पोंडेंट से पूछ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए कि मेरा टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, तो मैं इनसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन ये कर सकती हूँ कि आपके ख्याल में आप क्या सजेशंस देते हैं कि टीचर्स की परफॉर्मेंस को कैसे एनहेंस किया जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं ये कर सकती हूँ कि आपके ख्याल में कौन से फैक्टर्स हैं जो टीचर्स की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करते हैं। अब मैंने रिस्पोंडेंट को ओपन चॉइस दे दी, अपनी मर्जी के मुताबिक वो आंसर दे। ठीक है, और हमेशा याद रखें ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है ना वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन उनको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट जो ये है कि आप लोगों ने एटलीस्ट 2 ओपन एंडेड क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं इन योर क्वेश्चन है। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप ऑफ द क्वेश्चन जो होती है वो हमारे पास होती है जी पॉजिटिव वर्डेड एंड नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन। पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चन और नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? देखिए, पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चन और नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि आप लोगों ने जो ऑपोजिट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि सैलरी जो है उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर्स पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन किया, ये पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि इसका नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन क्या होगा, नेगेटिव वर्डेड का क्या मतलब होता है? अगर मैंने एक क्वेश्चन में ये कहा है कि salary is an important salary is very important to enhance the performance of the teacher, ये मैंने एक क्वेश्चन कर दिया। अब ये पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चन है। इसी का नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन अगर मैं बनाऊंगी तो वो क्या होगा कि सैलरी हैज अ लेस सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। अब आपको दोनों में क्या फर्क लग रहा है? आप अगर इसका एनालिसिस करें तो दोनों क्वेश्चंस जो है वो थोड़े ऑपोजिट लग रहे हैं। एक में मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक में मैं कह रही हूँ लेस सिग्निफिकेंट है। इसको कहते हैं नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द पर्पस फॉर दीज काइंड ऑफ द क्वेश्चन इन द क्वेश्चंस। देखिए सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जो भी आप क्वेश्चन करते हैं पॉजिटिव होते हैं। नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चंस का क्या पर्पस है? क्वेश्चन में हम क्वेश्चन में क्यों इंक्लूड करते हैं? देखिए नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन का जो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस होता है फॉर इंक्लूजन इन द क्वेश्चन है टू डिटेक्ट द बाइसनेस ऑफ द रिस्पोंडेंट, कि रिस्पोंडेंट जो है कहीं बाइस्ड तो नहीं है, कहीं वो क्वेश्चन जो हमारे टिक कर रहे हैं, जैसे सम टाइम होता है ना हम लोग बातें कर रहे होते साथ साथ सारे 1 1 टिक कर दिए। ठीक है, सारे 2 टिक कर दिए, सारे 3 टिक कर दिए हम लोगों ने, बगैर पढ़े क्वेश्चन पढ़े हम लोग ऐसे टिक कर देते हैं। नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन डालने का पर्पस ये होता है कि आप रिस्पोंडेंट के बाइसनेस को डिटेक्ट कर सके। किस तरह से डिटेक्ट करेंगे बाइसनेस को? फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्वेश्चन किया है कि सैलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, इसके आगे मैंने स्केल क्या डाला है? 1 2 3 4 5। 1 का क्या मतलब है? स्ट्रांगली एग्री। ठीक है, आपकी मर्जी, आप स्ट्रांगली एग्री को 1 नंबर देते हैं, स्ट्रांगली डिसएग्री को इट्स अप टू यू। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने स्ट्रांगली एग्री को 1 नंबर दे दिया, एग्री को 2 नंबर दिया, न्यूट्रल को 3, डिसएग्री को 4 एंड स्ट्रांगली डिसएग्री
सैलरी को 5। अगर फॉर एग्जांपल रिस्पोंडेंट इसका आंसर 1 देता है कि सैलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो फिर मैंने एक क्वेश्चन एक और भी डाल दिया क्वेश्चन में, ठीक है, 4-5 के क्वेश्चन के गैप के बाद, कि सैलरी हैज अ लेस सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर। तो आपके ख्याल में रिस्पोंडेंट को इसका आंसर क्या देना चाहिए? जी स्टूडेंट्स, स्ट्रांगली डिसएग्री। वेरी गुड। इसका मतलब है रिस्पोंडेंट को इसका आंसर स्ट्रांगली डिसएग्री देना चाहिए, ठीक है। अब तो अगर तो ऐसा है कि रिस्पोंडेंट इसका आंसर 5 देगा, पहले का आंसर उसने 1 दिया था, इसका 5 देगा, इसका मतलब क्या है? रिस्पोंडेंट आपका अनबाइस्ड है, वो बाइस्ड नहीं है, ठीक हो गया। सो व्हाट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू इंक्लूड एटलीस्ट 2 नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन, ठीक है। 2 नेगेटिव वर्डेड, किसी भी क्वेश्चन के आप 2 नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन डाल दें। 2 क्वेश्चन हो जिनके आप नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन, बेशक एक भी डाल दें, एक भी इनफ है, लेकिन आप चाहें तो आप 2 भी इंक्लूड कर सकते हैं, सिर्फ ये कि रिस्पोंडेंट की बायसनेस को डिटेक्ट करने के लिए। क्लियर? जो दूसरी बात हमें समझ आई वो क्या है कि नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन जो है वो हमने इंक्लूड करने हैं 1 और 2। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगी तो उसमें भी ये बात बताऊंगी, लेकिन चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन की, तो ये बात आप लोग ये भी पॉइंट नोट कर डाउन कर लें कि हमेशा याद रखें कि जो पॉजिटिव वर्डेड क्वेश्चन और नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन साथ साथ नहीं डालने। मतलब फॉर एग्जांपल, यानी आप लोगों ने एक क्वेश्चन किया है कि जी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, उसी से साथ अगला क्वेश्चन किया लेस सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, आपका रिस्पोंडेंट फ्रस्ट्रेट हो सकता है, ये क्या बात है, वो नहीं हो सकती, ये क्या मसला, पहले वो कहेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आप कहेगा लेस। कम से कम उसमें 3 to 4 क्वेश्चंस का गैप होना चाहिए, ठीक है। they must be at least 4 to 5 a gap of 4 to 5 question between the positive worded question and negative worded question। क्लियर? अगर सैलरी का मैंने कहा है कि मैंने नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन डालना है, तो पहला क्वेश्चन मैं जो डालूंगी पॉजिटिव उसका फर्स्ट क्वेश्चन डालूंगी, और जो नेगेटिव डालूंगी वो 5th क्वेश्चन डालूंगी। समझ आ गई बात की? सो सीक्वेंस ऑफ द नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन ये होना चाहिए कि दे मस्ट बी at least a gap of 3 to 4 questions between the positive worded question and negative worded question। Clear? समझ आ गई बात की? अच्छा, जो चीज समझ में आ गई तो काइंडली आप लोग मुझे स्टॉप करके ना तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कुछ और टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं, जैसे डबल बैरल्ड क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट डज आई मीन बाय द डबल बैरल्ड क्वेश्चन? डबल बैरल्ड क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू आस्क 2 थिंग इन 1 क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल, 2 थिंग इन 1 क्वेश्चन, यानी आप 2 बातें एक क्वेश्चन में कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बुक में ना उसने कुछ एग्जांपल्स दी हुई है, तो मैं आपके सामने उसी को एग्जांपल को कोट कर देती हूँ। अब क्वेश्चन अगर आप ये करते हैं कि डू यू थिंक देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट एंड दैट इट विल सेल वेल, ठीक है, समझ आ गई बात की? आप लोग इस क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि आपके ख्याल में क्या जो ये इस मार्केट के लिए अच्छी प्रोडक्ट के लिए अच्छी मार्केट है, ये बहुत अच्छी सेल होगी। अब आप देखें, एक क्वेश्चन आप एक कर रहे हैं लेकिन बातें 2 कर रहे हैं, है ना, 2 बातें पूछ रहे हैं ना रिस्पोंडेंट से, तो इसको कहते हैं डबल बैरल क्वेश्चन। अवॉइड डबल बैरल, इसको आपने अवॉइड करना है। ये भी तो हो सकता है कि पहले क्वेश्चन का आंसर यस में हो, दूसरे क्वेश्चन का आंसर नो में हो, या पहले का आंसर नो में हो, दूसरे का आंसर यस में हो, ठीक है। आप लोग instead of asking 2 thing in 1 question, ask 2 question। for example, अगर इसी की मैं एग्जांपल आपको दूं कि इस क्वेश्चन को आप लोग किस तरह से पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप इस तरह से पूछ लें कि डू यू थिंक देयर इज अ गुड मार्केट फॉर द प्रोडक्ट, दिस इज द 1 क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है डू यू थिंक द प्रोडक्ट विल सेल वेल। ये 2 क्वेश्चंस, ठीक हो गया। सो यू विल हैव टू अवॉइड द डबल बैरल क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन है में डबल बैरल क्वेश्चन नहीं करने, एक क्वेश्चन में एक बात पूछनी है, ठीक है। एक क्वेश्चन में 2 बातें पूछेंगे तो वो क्या होगा, डबल बैरल क्वेश्चन। सो यू विल हैव टू अवॉइड द डबल बैरल क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है जी एम्बिगुअस क्वेश्चन। नो व्हाट डज वी मीन बाय द एम्बिगुअस? एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है? व्हाट डज वी मीन बाय द एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी का क्या मतलब होता है? एम्बिग्विटी मींस व्हिच इज नॉट क्लियर। ऐसे क्वेश्चन जो क्लियर ना हो, डोंट आस्क दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चन व्हिच आर नॉट क्लियर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहती हूँ, एक क्वेश्चन करती हूँ कि टू व्हाट एक्सटेंट वुड यू से यू आर हैप्पी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये देखिए, मैंने आपसे क्या किया है कि आपके ख्याल में आप कितने खुश हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, क्या ये क्लियर क्वेश्चन है? इट इज नॉट क्लियर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज नॉट क्लियर। व्हाई दिस इज नॉट क्लियर? बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू गिव द कॉन्टेक्स्ट के आप किस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात करूँ। आर यू हैप्पी विद व्हाट?
Are you happy with your job? Are you happy with your studies? Are you happy with your life? Or for example, किस चीज की हम बात कर रहे हैं? This question is not clear. इस तरह के क्वेश्चन जिसमें आपसे क्लियर बात ना की जाए, वो क्वेश्चन क्या कहलाते हैं? एम्बिगुअस क्वेश्चन. सो डोंट आस्क एम्बिगुअस क्वेश्चन इन योर क्वेश्चनर व्हिच आर नॉट क्लियर. एटलीस्ट गिव द प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द क्वेश्चन. यानी आप किस, यानी अब आप इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछ सकते थे, आर यू हैप्पी विद योर स्टडीज? या फॉर एग्जांपल, आर यू हैप्पी विद ऑनलाइन टीचिंग? आर यू हैप्पी विद रिसर्च कोर्स? इसका मतलब है कि मैं आप लोगों को एक प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट बता रही हूँ. मैं किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि आप किस चीज से हैप्पी हैं. समझ समझ आ गई बात की? This is what is called the ambiguous question. ठीक है? So avoid using ambiguous question in your questionnaire. अच्छा, उसके बाद आते हैं जी recall dependent question. Recall dependent question का क्या मतलब होता है कि don't use such type of the question in your questionnaire. या that type of the question is जिनको respond करने के लिए respondent have to recall from the very past. यानी respondent को बहुत past में जाके सोचना पड़े. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये कि एक बंदा ऐसा है जो कि एक्सक्यूज मी, अगर एक बंदा ऐसा है जो कि 14 ईयर से जॉब कर रहा है, ठीक है, उसका 40 years ऑफ एक्सपीरियंस है फॉर डूइंग द जॉब. आप उसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि हाउ डिड यू फील एट द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब? ठीक है, हाउ डिड यू फील एट द फर्स्ट डे ऑफ योर जॉब? उसका एक्सपीरियंस ऑफ जॉब कितना? 40. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो है ना, वो उसको 40 years बैक में जाके फर्स्ट डे ऑफ उसको रिकॉल करना पड़ेगा कि जो उसका हाउ वाज द डे, हाउ वाज हिज फर्स्ट डे एट द जॉब. इस तरह के क्वेश्चन जिसमें रिस्पोंडेंट को, देखिए अगर आप लोग इन क्वेश्चंस का कॉन्टेक्स्ट समझे ना, जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, इसका मतलब है हमने रिस्पोंडेंट को ईज आउट करना है, हमने रिस्पोंडेंट को इनोइंग नहीं करना, हमने रिस्पोंडेंट को फ्रस्ट्रेट नहीं करना या उसको मेंटली उसके बर्डनाइज नहीं करना. ठीक है, हम लोगों ने रिस्पोंडेंट को ईज आउट करना है कि जितनी आसानी से हमारे क्वेश्चंस का आंसर दे सके. ठीक है, सो अवॉइड रिकॉल डिपेंडेंट क्वेश्चन. सच टाइप ऑफ द क्वेश्चंस those type of the questions, in order to give the question answer of the question where the respondent have to recall from the very past. So avoid using these type of the question. ठीक है, इसमें respondent को बहुत past में से recall करना पड़े. ठीक है, leading questions. Leading questions का मतलब क्या होता है? What does we mean by the leading questions? Leading questions का meaning ये होता है कि in don't use leading question. I am saying don't use. इसका क्या मतलब है कि आप लोगों ने ऐसा, अब leading question का मतलब क्या होता है? Leading question का मतलब ये होता है कि you are going to lead the respondent to give the answer according to your choice. ठीक है? You are going to lead the respondent. यानी आपके क्वेश्चन को कॉन्टेक्स्ट ऐसा ना हो कि रिस्पोंडेंट आपके मर्जी के मुताबिक आपको आंसर दे. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि डोंट यू थिंक दैट योर सैलरीज शुड बी इंक्रीज्ड. अब देखिए इस क्वेश्चन का क्या कॉन्टेक्स्ट है. डोंट यू थिंक दैट योर सैलरीज शुड बी इंक्रीज? आपके ख्याल में आपकी सैलरीज बढ़नी नहीं चाहिए? अब आप देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है कि मैं रिस्पोंडेंट को लीड कर रही हूँ कि वो इसका आंसर यस में दे, वो इसका आंसर स्ट्रांगली एग्री दे. समझ आ गई बात की? दिस इज कॉल्ड द लीडिंग क्वेश्चंस. तो आप लोगों ने लीडिंग क्वेश्चंस यूज नहीं करने. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चन ए में नहीं यूज करने हैं जिसमें रिस्पोंडेंट को लगे कि आप उसको, वो आपकी मर्जी के मुताबिक आंसर दे. रिस्पोंडेंट को आप ओपन चॉइस दें. ठीक है, रिस्पोंडेंट को आप क्वेश्चन ऐसे करें कि रिस्पोंडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक आंसर दे इंस्टेड ऑफ गिविंग द आंसर अकॉर्डिंग टू द रिसर्चर्स चॉइस. ठीक है, सो अवॉइड यूजिंग द लीडिंग क्वेश्चन इन योर क्वेश्चनर्स. ठीक है, लोडेड क्वेश्चंस. व्हाट डज वी मीन बाय द लोडेड क्वेश्चंस? लोडेड क्वेश्चन, अच्छा ये कुछ पॉइंट्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो यहाँ नहीं लिखे हुए लेकिन वो बुक में लिखे हुए हैं, तो काइंडली आप लोग बुक को भी देख लीजिएगा. ठीक है, कुछ पॉइंट यहाँ मेंशन है, कुछ पॉइंट मेंशन, जैसे लोडेड क्वेश्चन की मैं बात करी वो यहाँ नहीं लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप काइंडली बुक को भी देख लीजिएगा. अच्छा, लोडेड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? लोडेड क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ बाइस्ड क्वेश्चन. ठीक है, अब ये जो सारे क्वेश्चन है इनको बाइस्ड क्वेश्चन कहते हैं. किन को? रिकॉल डिपेंडेंट इज कॉल्ड बाइस्ड क्वेश्चन.
leading questions are called biased question, ambiguous questions are called biased question, loaded questions are called biased question. और biased questions जो होते हैं हम क्वेश्चन ए में इंक्लूड नहीं करते. आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस biased होते हैं. So you must avoid using those biased question in your questionnaire. Loaded question का क्या मतलब होता है? Loaded question is a type of the biased question when they are phrased in an emotionally charged manner. यानी क्वेश्चन ए को आप ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं या क्वेश्चंस को आप इस तरह से फ्रेज कर रहे हैं कि रिस्पोंडेंट जो है ना वो इमोशनली चार्ज हो जाए. फॉर एग्जांपल, इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल ये है कि इफ योर सैलरीज आर नॉट इंक्रीज यू मस्ट गो फॉर अ स्ट्राइक. आप क्वेश्चन कर रहे हैं रिस्पोंडेंट से, ठीक है? रिस्पोंडेंट से क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर आप लोगों की सैलरीज नहीं बढ़ती है तो आपको स्ट्राइक करना चाहिए. अब आपने ये क्वेश्चन किया है तो देखिए इस क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट आप लोग अंडरस्टैंड करें. इसकी आप देखिए फ्रेजिंग आप किस तरह से करें. इसकी फ्रेजिंग आप इस तरह से करें कि आप जो रिस्पोंडेंट है ना आप उसको इमोशनली चार्ज करें. भैया आपको स्ट्राइक करनी चाहिए, ठीक है? इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आपने यूज करने. इस तरह की बातें जिनसे रिस्पोंडेंट जो है वो इमोशनली चार्ज हो या उसको इस तरह की यानी आप उनको ना किसी चीज के लिए आप वो ना करेंगे वो ये मतलब कोई किसी किस्म की जो है वो कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, ठीक है? इस तरह की आपने कोई क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है? सो लोडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड इन योर क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो एन अदर टाइप ऑफ द बाइस्ड क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और टाइप ऑफ द क्वेश्चन आता है जिसे आपने लिखा हुआ है सेकंड लास्ट, सोशल डिजायरेबिलिटी क्वेश्चन. अब सोशल डिजायरेबिलिटी क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? द क्वेश्चन शुड नॉट बी वर्डेड सच दैट दे इलिक्ट द सोशल डिजायरेबल रिस्पॉन्सेज, ठीक है? यानी कि अब इस क्वेश्चन को इसका जो मीनिंग आपको इस तरह से मतलब इसको मैं आपको इसके एग्जांपल इस तरह से देती हूँ ना कि आप ऐसा क्वेश्चन ना करें जिसका आंसर रिस्पोंडेंट आपको अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सोसाइटी दे. जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि डू यू थिंक दैट द ओल्डर पीपल शुड बी लेड ऑफ. लेड ऑफ का क्या मतलब होता है? लेड ऑफ का मतलब है कि आपके ख्याल में क्या जो बूढ़े लोग हैं उनको जॉब से निकाल देना चाहिए? अब देखिए अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी इसका आंसर बनता है, मतलब देखिए हम इसका आंसर देना चाहते हैं यस, हाँ निकाल देना चाहिए. इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि रही बात है जब तक बूढ़े लोगों को नहीं निकालेंगे यंगस्टर्स को किस तरह से आगे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है? बट हम लोग अकॉर्डिंग टू द सोसाइटीज का क्या आंसर देंगे? नो. ऐसे ही है ना, हम कहेंगे नहीं निकालना चाहिए. रही बात है सोसाइटी हमारी यही जाती है कि नहीं निकालना चाहिए. सो ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर अकॉर्डिंग टू द सोशल डिजायरेबिलिटी आंसर जिनका बने वो आपको ऐसे क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन में यूज नहीं करने चाहिए, ठीक है? सो डोंट आस्क सोशल डिजायरेबिलिटी क्वेश्चन इन योर क्वेश्चन है, ठीक है? ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जिसको हम कह सकते हैं कि बाइस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? अच्छा, अब यहां तक तो हमें समझ आ गई. अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो चीज आती है वो आता है जी लेंथ ऑफ द क्वेश्चंस. अब लेंथ ऑफ द क्वेश्चन में इसको हम कहते हैं रूल ऑफ थंब होता है. जैसे आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा टी रूल ऑफ थंब. टी रूल ऑफ थंब में जैसे हम लोग को पता है कि अगर टी की वैल्यू 2 से ग्रेटर होती है तो हम कहते हैं सिग्निफिकेंट होता है, 2 से कम होती है तो इनसिग्निफिकेंट होता है. इसी तरह से क्वेश्चन ए में भी हम एक रूल ऑफ थंब यूज करते हैं. रूल ऑफ थंब क्वेश्चन ए के लिए क्या होता है? वो ये होता है कि जो वर्ड्स है क्वेश्चंस में, वर्ड्स क्वेश्चंस में आपके लेस देन 20 होने चाहिए. the question the words in the question should be less than 20, ठीक है? और दूसरी चीज क्या है कि आप प्रिंट फॉर्म में क्वेश्चन लिखें ना, जैसे होता है ना हैंड रिटन फॉर्म में क्वेश्चन लिखते हैं, तो अगर आप क्वेश्चन को लिखें और प्रिंट फॉर्म में लिखेंगे तो जो क्वेश्चन है ना वो एक लाइन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए. क्वेश्चन कहेंगे ना आप लोग पैराग्राफ लिख एक आपने क्वेश्चन करना है, पैराग्राफ नहीं लिखना, ठीक है? तो क्वेश्चन की जो मैक्सिमम लेंथ है वो एक लाइन होनी चाहिए बस, ठीक है? So the rule of thumb for the question should be the word should be less than 20 and there should be one full line in print, ठीक है? print form में एक लाइन होनी चाहिए. clear? अच्छा ओके. उसके बाद आज जी जी any question? No, ma'am. ओके. उसके बाद आ जाता है जी हमारे पास क्वेश्चन सीक्वेंसिंग. अच्छा, क्वेश्चन सीक्वेंसिंग का क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने जो क्वेश्चन है में क्वेश्चन इंक्लूड करने हैं ना उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए. व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस.
इसको हम कहते हैं, ये आपके सामने एक ना फनल बनी हुई है, फनल अप्रोच। फनल अप्रोच का क्या मतलब होता है? फनल का मतलब ये होता है, आप देखिए 2 पॉइंट्स लिखे हुए, इजी टू डिफिकल्ट। अब फनल अप्रोच का मतलब क्या होता है? इसको हम कहते हैं फनलिंग अप्रोच, ठीक है। सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन में हम जो अप्रोच यूज करते हैं उसको हम कहते हैं फनल अप्रोच। Now, what does I mean by the funnel approach? Funnel approach का क्या मतलब होता है? Funnel approach का मतलब ये होता है from easy to difficult and from general to specific. अब इजी टू डिफिकल्ट का क्या मतलब होगा और जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब होगा? इजी टू डिफिकल्ट का मतलब ये होता है कि आप लोग जो क्वेश्चन का सीक्वेंस रखें ना, पहले आप इजी क्वेश्चन पूछें, फिर उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ जाए। डिफिकल्ट का मतलब ये नहीं है कि आपको पता नहीं कोई कितना मुश्किल क्वेश्चन करेंगे जिसके लिए आपको रिस्पोंडेंट को बहुत सोचना पड़ेगा। डिफिकल्ट का मतलब ये, चल पहले हम देखते हैं इजी का क्या मतलब। इजी का मतलब ये है कि आप स्टार्ट कहाँ से करते हैं? रिस्पोंडेंट से उसका एज पूछते हैं, उसकी क्वालिफिकेशन पूछते हैं, इसमें रिस्पोंडेंट को सोचना नहीं पड़ता ना, है ना। यानी कि रिस्पोंडेंट फॉर वाइल भी नहीं सोचता। मुझसे कोई पूछेगा मेरी एज क्या है तो मैं सोचूंगी तो नहीं ना। मुझसे कोई पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सो स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में एक बात याद रखिए, नो नीड टू आस्क द नेम ऑफ द रिस्पोंडेंट, नो नीड टू आस्क फॉर ईमेल एड्रेस। पर्सनल इन्फॉर्मेशन एक होते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक होती है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। नाम, ईमेल, फोन नंबर, ये सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। हमें इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए। और ये किसी भी किस्म की आप रिसर्च करें, दुनिया में किसी भी किस्म की रिसर्च करें, आपको इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती। फोन नंबर, नाम, इन चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है। सो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछना चाह रहे हैं, आप क्वालिफिकेशन, एज पूछना चाह रहे हैं, जेंडर पूछना चाह रहे हैं, स्टार्ट आस्किंग फ्रॉम सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन। फिर आप लोग इसको कहते हैं इजी क्वेश्चन। डिफिकल्ट का मतलब है फिर आप ऐसे क्वेश्चन करें जिसमें रिस्पोंडेंट को थोड़ा बहुत सोचना पड़े। थोड़ा बहुत क्या मतलब है? जैसे आपके ख्याल में सैलरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, 1 2 3 4 5 ऐसे ऑप्शन देगा। फिर उसके बाद आप अगला क्वेश्चन करें, वर्किंग आवर्स से रेलेवेंट क्वेश्चन करें, वर्किंग एनवायरनमेंट से रेलेवेंट क्वेश्चन करें, जो हमारे वेरिएबल्स है। इसको हम कहते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। इन ये होता है इजी टू डिफिकल्ट। जर्नल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है? जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पहले आप जनरल क्वेश्चंस करें। अब आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि आप लोगों ने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रेलेवेंट भी क्वेश्चन करने हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल से रेलेवेंट भी क्वेश्चंस करने हैं। जो आपके क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रेलेवेंट होते हैं उनको हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस कहते हैं। जो आप क्वेश्चन करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल से रेलेवेंट, वो हमारे होंगे जनरल क्वेश्चन। तो एक बात याद रखें कि पहले जो 4 क्वेश्चंस होंगे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन के बाद, क्वेश्चन है जहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन है वहां से स्टार्ट होता है जैसे आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। पहले तो डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है ना, तो पहले जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और जनरल क्वेश्चन किससे रेलिवेंट होते हैं? दैट इज रेलिवेंट टू योर डिपेंडेंट वेरिएबल। सो अगर मैं अपने जनरल क्वेश्चंस की बात करूं तो व्हाट विल बी माय जनरल क्वेश्चन? डिपेंडेंट वेरिएबल के जो 4 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल क्वेश्चंस होंगे। परफॉर्मेंस से रेलिवेंट पहले 4 क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन। स्पेसिफिक क्वेश्चंस कौन से होंगे? स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल से रेलिवेंट होंगे। जैसे कि आपके पास आ जाता है जी, मैं अगर कहूँ सैलरी हो गया, वर्किंग आवर्स, वर्किंग एनवायरनमेंट एंड सो ऑन, ये स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चन ए का सीक्वेंस क्या होगा? क्वेश्चन ए का सीक्वेंस होगा पहले जनरल क्वेश्चन, फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन, पहले इजी क्वेश्चन, फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन। ठीक हो गया? इजी का मतलब है पहले इजी क्वेश्चन पूछे, नाम, सॉरी, एज, जेंडर, क्वालिफिकेशन एंड सो ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग मूव कर जाएंगे डिफिकल्ट क्वेश्चन के। ठीक हो गया? दिस इज कॉल्ड द फनल अप्रोच। इसी तरह से ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन है में व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन जो होंगे वो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जिस भी वेरिएबल का आप नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन डाल रहे हैं तो एटलीस्ट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 to 5 क्वेश्चन बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन। ठीक है, ये सीक्वेंसिंग ऑफ द क्वेश्चन हो गया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी ये, अच्छा, कवर लेटर उसने बता दिया है, कवर लेटर को फिलहाल रहने दें, कवर लेटर बाद में बताती हूँ आपको। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि आप लोग जो है ना वो किस किस्म की पर्सनल इन्फॉर्मेशन और डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पूछने के लिए मैं डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में फॉर एग्जांपल किस किस्म की इन्फॉर्मेशन आती है, जैसे कि आप किसी से एज पूछते हैं, एजुकेशनल लेवल पूछते हैं, मैरिटल स्टेटस पूछते हैं, इनकम पूछ लेते हैं आप, ये आपके पास डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आ सकती है। ये वो है जो कि जनरली है।
अब आप लोग किस तरह की डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन पूछेंगे, जो अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च टॉपिक होगा, इनमें से कोई भी पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, उसके लिए जो आप लोग यूज करेंगे स्केल, तो वो स्केल कौन सा होगा, वो स्केल जो होगा वो हमारे पास वही स्केल्स होंगे जो कि फॉर एग्जांपल नॉमिनल स्केल नॉर्मली यूज किया जाता है, ये कैटेगरी स्केल नॉर्मली यूज किया जाता है, ठीक है। या ये स्केल जो मैंने भी आप लोगों को एज अ फॉर योर प्रेजेंटेशन दिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाता है जी क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब सबसे लास्ट में जो हमारे पास आता है ना, वो आते हैं हमारे पास जर्नल अपीयरेंस, ठीक है। गेटअप ऑफ द क्वेश्चन है। अब जर्नल अपीयरेंस और द गेटअप ऑफ द क्वेश्चन है वो किस तरह से होगा, और आपका जो क्वेश्चन है होगा वो उसकी जो अपीयरेंस होगी वो क्या होगी। सबसे पहले अब ये पॉइंट काइंडली आप लोग सब नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोग जो है ना जो मेन चीजें होती हैं, एक तो होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिसर्चर, मोटिवेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट टू फिल इट, जो मेन चीजें उसमें होंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी होगी आपके पास, ठीक है। आप रिस्पोंडेंट को इंश्योर कराएंगे कि उसकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद थैंकिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट। अब ये 4 चीजें होंगी जो इंक्लूड करनी है। अब आप लोगों ने इंक्लूड किस तरह से करनी है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो जैसे एक प्रिंट का पेज होता है, ठीक है, पेज होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे जी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस इस्लामाबाद, सबसे ऊपर आपने ये लिखना है, ठीक है। आप क्वेश्चन है जहां से स्टार्ट करेंगे तो सबसे ऊपर आपने क्या लिखना होगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस, नेशनल यूनिवर्सिटी। इसका मतलब क्या है कि आप रिस्पोंडेंट को अपनी आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, भाई आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी यूनिवर्सिटी का नेम, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज इस्लामाबाद, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने एक इंट्रोडक्टरी नोट लिखना होता है। नो व्हाट यू विल राइट इन, अब यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना उसने, मोटिवेशन फॉर द रिस्पोंडेंट टू फिल इट, आपने कॉन्फिडेंशियलिटी जो है ना इंश्योर करानी, ये किस तरह से कराएंगे, उसके लिए यू विल राइट द introductory note in the start of the questionnaire. अब इंट्रोडक्टरी नोट में क्या लिखेंगे, इंट्रोडक्टरी नोट में आपने लिखना ये होगा कि भाई वी आर द स्टूडेंट ऑफ एमएससी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द नमल, ठीक है, एंड वी आर, अब ये लिखना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। लिख इसको आप अपने अकॉर्डिंग टू वर्ड्स लिख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि उसमें मेन पॉइंट्स क्या होंगे, ठीक है। वो आप ये लिखेंगे कि वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ एमएससी इकोनॉमिक्स फ्रॉम द नमल एंड वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक and we think that you are the best who can give us the right information. We ensure you that your information will be kept confidential and will not be disclosed in front of anyone and will be used only for the research purpose. अब देखिए इसमें आपने रिसर्चर के साथ क्या किया है, रिस्पोंडेंट के साथ आपने रिस्पोंडेंट को इंश्योर करा दिया है कि जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, वो किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं होगी और उसको सिर्फ और सिर्फ रिसर्च के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। सो ये हो गया इंट्रोडक्टरी नोट, ये सब लोगों ने अपने अकॉर्डिंगली अपने टॉपिक के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, मेन पॉइंट्स में यही होंगे। दोबारा मैं बता रही हूँ कि वी आर द स्टूडेंट ऑफ एमएससी इकोनॉमिक्स, वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन दिस टॉपिक, टॉपिक लिखेगा आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखूं कि वी आर कंडक्टिंग द रिसर्च ऑन फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, ठीक है। A case study of normal, for example, we think that you are the best who can give us the right information, ठीक है। We ensure you that the information you will provide to us will be kept confidential and will not disclose in front of anyone and will be used only for the research purpose. That's all. This is the introductory जिसे कह सकते हैं कि पैराग्राफ होगा जो आपने स्टार्ट में लिखना होगा, डियर रिस्पोंडेंट। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पॉइंट में फिर ये आ गया इंट्रोडक्टरी नोट। उसके बाद फिर आप लोगों ने डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करनी है। डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन में क्या इंक्लूड करना है, जैसे अगर आप लोगों ने एज पूछनी है, आप लोगों ने इनकम पूछनी है, आप लोगों ने क्वालिफिकेशन पूछनी है, जेंडर पूछना है एंड सो ऑन, तो वो फिर आप इंक्लूड कर देंगे, ठीक है, उसमें वो डाल देंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना होगा, उसके बाद फिर यू विल मूव टुवर्ड्स द मेन क्वेश्चंस। मेन क्वेश्चंस का क्या मतलब है कि अच्छा क्वेश्चनर्स में आप लोग ये एक मैं आप लोगों को सजेशन दे दूं कि आप लोग अपना क्वेश्चनर जो है वो बनाइएगा एक्सेल पे, ठीक है। उसमें ये होगा कि फिर आप लोगों को ना ब्लॉक्स बनाने की जरूरत नहीं होगी, टेबल बनाने की जरूरत नहीं होगी।
एक साइड पे सिंपल जो है आप लोगों ने क्वेश्चंस वाली बना दीजिएगा और एक साइड पे आप ये स्केल डाल दीजिएगा। स्केल में फिर आप लोगों ने बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांगली एग्री या डिसएग्री, सिंपल आप सबसे ऊपर जो है वहां लिख दीजिएगा जब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन के बाद। स्ट्रांगली एग्री का मतलब है 1, एग्री का मतलब है 2, न्यूट्रल का मतलब है 3, स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब है 4, स्ट्रांगली डिसएग्री का मतलब है 5। 1 2 3 4 5 आपने बता दिया 1 का क्या। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस के आगे 1 2 3 4 5 टाइप कर दीजिएगा। नो नीड टू टाइप स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री अगेन एंड अगेन। ठीक है, एक तो बहुत ज्यादा वो ना लगता है जैसे खिचड़ी पकी हुई है, सिंपल नंबर्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये आ जाएगा राइट साइड पे। लेफ्ट साइड पे फिर आप क्वेश्चंस के आगे, हर क्वेश्चन के आगे आपने 1 2 3 4 5 लिखना है। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल पहला आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? परफॉर्मेंस। पहले मैं लिखूंगी परफॉर्मेंस, उसके 4 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, आप डिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चंस कैसे करेंगे? जनरल क्वेश्चंस करने आपने। आप स्पेसिफिक, जैसे सैलरी में तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन करेंगे ना, सिर्फ सैलरी के। वर्किंग आवर्स में क्वेश्चन करेंगे सिर्फ वर्किंग आवर्स के। वर्किंग एनवायरनमेंट में क्वेश्चन करेंगे सिर्फ वर्किंग एनवायरनमेंट के। जो परफॉर्मेंस के अंदर क्वेश्चंस आएंगे वो जनरल क्वेश्चंस होंगे, वो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना होगा? पहला डिपेंडेंट वेरिएबल, मेरा पहला डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? सैलरी। फिर सैलरी के 4 क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगला मेरा वेरिएबल क्या आएगा? वर्किंग आवर्स। फिर वर्किंग आवर्स के 4 क्वेश्चंस आएंगे। फिर अगला वेरिएबल वर्किंग एनवायरनमेंट, फिर उसके 4 क्वेश्चंस आएंगे एंड सो ऑन। पहले डिपेंडेंट वेरिएबल के 4 क्वेश्चन, पहले डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम, फिर उसके 4 क्वेश्चन, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम, उसके 4 क्वेश्चन, अगला इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके 4 क्वेश्चन एंड सो ऑन। ठीक है, सारे जो वेरिएबल के क्वेश्चंस होंगे वो साथ साथ होंगे। उसके बाद 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी 2 ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक हो गया एंड पे। उसके बाद लास्ट में फिर आपने एक स्केल डालना होगा, फेसिस स्केल, कि हाउ डू यू फील आफ्टर फिलिंग अप दिस क्वेश्चन है। तो जब आप लोग ये जो पढ़ेंगे ना, ये जो आपने मुझे प्रेजेंटेशन देनी है रैंकिंग स्केल और रेटिंग स्केल की, उसमें फेसिस स्केल एक यूज हुआ है। तो उसका क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं, हाउ डिड यू फील आफ्टर फिलिंग अप दिस क्वेश्चन है, तो उसके आगे आप स्माइलीज डाल देते हैं। ठीक है, 4 5 6 स्माइलीज। एक कुछ स्माइलिंग्स होती हैं, कुछ जो होती हैं वो बैड फेसेस होते हैं, तो वो आप डाल देते हैं, तो उसमें रिस्पोंडेंट अकॉर्डिंग हिज और हर चॉइस वो उसको टिक कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चंस का जो नंबरिंग होगी वो हर ऐसे नहीं करना कि डिपेंडेंट के 4 क्वेश्चन तो 1 2 3 4, फिर इंडिपेंडेंट लिखा फिर उसके 1 2 3 4। क्वेश्चंस के जो नंबर्स होंगे वो सीक्वेंस में चलते जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीक्वेंस में चलते जाएंगे। बस आपने सिर्फ वेरिएबल्स के नेम्स बीच में ऐड ऑन करते जाए। ठीक है, और अगर सैलरी के 4 क्वेश्चन होंगे तो चारों के 4 क्वेश्चन एक साथ डालने, ये नहीं कि एक आगे डाला हुआ एक पीछे डाला हुआ। उसकी वजह ये होती है कि जब इसके बाद मैं आपको कोडिंग करना सिखाऊंगी ना, तो फिर कोडिंग करने में आप लोगों को आसानी होगी। ठीक है, समझ आ गई बात की? सो ये आपके पास, अच्छा ओके, यहाँ तक समझ आ गई, फेस स्केल तक समझ आ गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ, थैंकिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट। थैंकिंग ऑफ द रिस्पोंडेंट का मतलब ये होगा कि रिस्पोंडेंट का थैंक्स बोलने के लिए फिर आपने क्या करना होगा? आपने एक एंडिंग नोट लिखना होगा। एंडिंग नोट का मतलब ये होगा कि आप लोगों ने जो है ना वो एक एंड पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिख के रिस्पोंडेंट का थैंक्स बोलना होगा। वो इस तरह से कि आप लोगों ने सिंपल उसको लिखना होगा, जी वी आर वेरी थैंकफुल टू यू फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कॉपरेशन, वी जनरली अप्रिशिएट योर, अब सिंपल इसको लिख दें कि वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू टू गिविंग अस द टाइम एंड वी होप दैट यू हैव फिल्ड अप ऑल द क्वेश्चंस, थैंक यू सो मच, रिगार्ड्स रिसर्च टीम। जरूरत नहीं है सबका नाम लिखने की, रिगार्ड रिसर्च टीम। सिंपल आप उसमें रिस्पोंडेंट का थैंक्स बोलेंगे कि भाई आपने हमारे साथ कोऑपरेट किया, आपने हमें टाइम दिया, एंड आई होप कि यू हैव फिल्ड ऑल, यू हैव गिवन द आंसर्स ऑफ ऑल क्वेश्चंस एंड बस थैंक यू सो मच। लास्ट में जाके लिख देंगे रिगार्ड्स रिसर्च टीम। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन ये जो होगा वो मैक्सिमम बना तो आप लोगों का 1.5 पेज का बनेगा या 1 से 2 पेजेस का बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट्स? हाँ जी, समझ आ गया सबको? क्योंकि आप मेरी बोल के ना बस हो गई, मैं 8 बजे से बोल रही हूँ, देखे 9:15 हो गए हैं। जी स्टूडेंट्स, बाकी क्लास महक के अलावा भी बताए ना, सबको समझ आ गए? जी मैम। मैम ये जो क्वेश्चन है मैक्सिमम कितने होने चाहिए क्वेश्चन? देखिए मैंने आपको बताया है ना, क्वेश्चंस स्टार्ट में बताया है कि देखिए आपके क्वेश्चंस जो होंगे हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मेजर करने के लिए 4 क्वेश्चन। अगर आपके 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो कितने क्वेश्चन हो गए? 16। 4 क्वेश्चन फॉर द डिपेंडेंट वेरिएबल, कितने क्वेश्चन हो गए? 20। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए आपके ओपन एंडेड। ठीक है, ये कितने हो गए? 22। एक आप नेगेटिव वर्डेड क्वेश्चन डालेंगे 23, और एक फेस स्केल के क्वेश्चन डालेंगे 24। तो 24 क्वेश्चन हो गए आपके। जी मैम, थैंक यू।
गॉट इट? मैं आप लोगों जी को ना मैम। एक अगर मेरे पास कोई सॉफ्ट कॉपी में कोई पड़ा हुआ हो ना क्वेश्चन, तो मैं आप लोगों को वो भी सेंड कर दूंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है? जी मैम, थैंक यू। ठीक है, हाँ जी। लेक्चर सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. Yes, yes, ओके ma'am. गुड गुड। अच्छा, अब ऐसा है कि अभी तो खैर हमारे पास बहुत टाइम है। अभी हम जो है ना, मैं 5 मिनट्स की आप लोगों को ब्रेक दे रही हूँ। 5 मिनट्स, और ब्रेक में मैं भी आपके साथ हूँ। ब्रेक का मतलब ये कि मैं पढ़ा नहीं आपको, वो कुछ चीजें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको छोटी सी एक एक्टिविटी देती हूँ। ठीक है? अच्छा, अब ये है कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाना समझ आ गया है, ठीक है, अब आप लोगों ने करना क्या होगा कि नेक्स्ट वीक में अब आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि अब आप लोगों ने मुझे अपना क्वेश्चन बना के सेंड करना है। ठीक है? क्वेश्चन बना के प्रॉपर फॉर्मेट में मुझे सेंड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद उसमें चेंजेस होंगे या जो कुछ भी होगा वो मैं फिर वन बाय अगली क्लास में एक तो मैं प्रेजेंटेशन लूंगी आप लोगों से, दूसरी आप लोगों का ना वन बाय वन सब ग्रुप्स अपना मेरे साथ क्वेश्चन शेयर कीजिएगा, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो क्वेश्चन आप लोगों ने बनाना होगा, वो बनाइएगा। तो अभी एक काम करते हैं कि एलिमेंट्स तो आप लोगों ने बना लिए ना सब लोगों ने, तो अभी जो मैं आप लोगों को एक्टिविटी देने चाह रही हूँ अभी अगले आधे घंटे के लिए, आधे पौने घंटे के लिए, वो ये होगी कि आप लोगों ने करना ये है कि एलिमेंट्स जो आप लोगों ने बनाई हुई है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, उनके क्वेश्चंस बनाइए अकॉर्डिंग टू दीज गाइडलाइंस। ठीक है? हर बच्चा एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन बनाए और हर ग्रुप मेरे साथ अपने एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के क्वेश्चन शेयर करें। आपस में मिलके आप लोग बैठ के जो है ना मिलके डिस्कस करें, और हर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के 4 क्वेश्चन, एक एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मुझे क्वेश्चन बताते। ठीक है? यानी टोटल आप लोगों ने 4 क्वेश्चन मुझे बताने। तो हर ग्रुप ने मुझे अपने 4 क्वेश्चन बताने। पहले मुझे बताना है कि हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, उसके हमने ये 4 क्वेश्चन बनाए। आप लोगों के एलिमेंट्स बने हुए सिंपल, आपने क्वेश्चन बनाने। अच्छा, क्वेश्चन बनाने से मुझे याद है कि एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए क्वेश्चंस में जो आप लोगों ने क्वेश्चंस के सीक्वेंस रखना है ना, वो सेम रखना है। यानी आप लोगों ने अगर क्वेश्चन को क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहे हैं ना, जैसे डू यू थिंक, व्हाट, whom, इस तरह के वर्ड यूज करें जिसके आगे में आखिर में क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों ने फिर वो क्वेश्चन ही की फॉर्म में सब क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में यही सीक्वेंस फॉलो करना है। एक तरीका तो ये होता है, एक तरीका ये होता है कि आप सेंटेंस की फॉर्म में क्वेश्चंस करें। ठीक है? यानी आप सर जैसे सैलरीज हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, एक ये हो गया। डू यू थिंक दैट सैलरीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, ये दोनों क्वेश्चन सेम है ना, एक को मैंने सेंटेंस की फॉर्म में लिख दिया, एक को मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया। तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि अगर आप लोग सारे सेंटेंस की फॉर्म में क्वेश्चन, एक सेंटेंस की फॉर्म में क्वेश्चन डालें तो कोशिश करें सारे क्वेश्चन सेंटेंस के फॉर्म में हो। अगर आप एक क्वेश्चन की फॉर्म में डालेंगे डू यू थिंक फॉर एग्जांपल इस तरह से, तो फिर सब क्वेश्चन का सीक्वेंस ऐसे होना चाहिए। इस ये जो क्वेश्चंस की जनरल जो अपीयरेंस होती है ना, जनरल लुक, वो बहुत अच्छी लगती है इससे। ठीक है? कि सारे एक तरह के क्वेश्चन हो। समझ आ गई बात की? वर्ड एक तरह के ना हो, मतलब उन क्वेश्चंस का जो मेन वो है ना कॉन्टेक्स्ट, वो सेम होना चाहिए। ठीक है? जी स्टूडेंट, समझ आ गया? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग 5 मिनट्स आप लोग वेट। जी जी जी, कुछ कह रहे हैं? नहीं मैम, आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही थी कि आप 5 मिनट्स की ब्रेक लीजिए। 5 मिनट्स के बाद फिर आप लोग एक्टिविटी स्टार्ट कीजिए। ठीक है? ये क्वेश्चंस बनाइए बैठ के। सो आई विल अगेन स्टार्ट टेकिंग योर आंसर्स फ्रॉम 9:45 ऑनवर्ड्स। ठीक है? ओके मैम। ओके मैम। ठीक है? आप लोगों में 20 से 25 मिनट दे रही हूँ, आप बैठ के क्वेश्चंस बनाइए। हर ग्रुप में बस ग्रुप्स के नेम गिवन है, मैं बाय ग्रुप वन बाय वन ग्रुप्स पूछूंगी कि आप लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन, और ग्रुप का हर पर्सन मुझे एक क्वेश्चन बताएगा। ठीक है? इट्स नॉट अबाउट कि एक बच्चा ही सबके क्वेश्चंस बता रहा है। हर बच्चा ग्रुप का मैं उसके नाम बोलूंगी तो वो मुझे आंसर बताएगा। ठीक है? ओके मैम। ठीक हो गया? चले, ओके जी। नोटिस टाइम फॉर योर एक्टिविटी। तो जी जी, जूम एंड कर दें तब तक। नहीं नहीं, आप मैं अपनी तरफ से मैं म्यूट कर देती हूँ, आप बेशक रिकॉर्डिंग खत्म कर दें, जूम मत एंड करें ना। मैम ठीक है? वैसे क्लास होने लगी है, 1 मिनट से भी लेस देन 1 मिनट टाइम है। अच्छा ठीक है, मैं फिर दोबारा से आप लोगों को इन कर लूंगी, कोई मसला नहीं है। ठीक है? ओके जी, मैं अपना माइक्रोफोन म्यूट कर रही हूँ, बट अगर आप लोगों को कोई बात पूछनी हो तो मैं मोबाइल मेरे पास ही है। ठीक है? आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं।